हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर 2 शुरू कर लिया था और उसमें अपना स्टार्टिंग वाला पार्ट हमने पूरा पढ़ लिया था। पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में पढ़ा था, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। अब ये वीडियो हमारा बेस्ड रहेगा कि कैसे हम देखे थे कि यदि हम चार्जेस को इंफिनिटी से लेके आएंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, उनके बीच में सेपरेशन ज्यादा रहेगा और उनको क्लोज जगह में, बहुत सारे चार्जेस को एक साथ क्लोज जगह में हम लेके आएंगे, तो जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा उन चार्ज को पास पास लाने के लिए, वो वर्क डन क्या बन जाएगा, हमारी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा सिस्टम की। तो अब हम उसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि किसी एक्सटर्नल फील्ड में यदि हम ऐसा काम करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी। ऑब्वियसली बात है, वो बढ़ जाएगी। एक्सटर्नल फील्ड की जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या हो जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस की जब वो किस में रहे, एक्सटर्नल फील्ड में रहे। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया है, मगर वो एक्सटर्नल फील्ड में नहीं थी, वो किसी फील्ड में नहीं थी। हम बस चार्जेस को पास पास लेके आ रहे थे और फिर उनके बाद उसमें जितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा था, जितने भी चार्जेस को हम एक साथ लेके आएंगे पास में, तो वही हमारी क्या बन जा रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जा रही थी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसको यदि हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में हम ऐसा करते हैं तो सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ओके, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ये वाला हमारा कौन सा पार्ट है, पार्ट 9 है हमारा। इसके पहले हमने 8 पार्ट पढ़ लिया है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो काम करेंगे, जो प्रीवियसली हमने किया है, चार्जेस को बहुत दूर सेपरेशन से पास में लेके आ रहे हैं और ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि चार्जेस क्या है, लाइक नेचर के हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो उनको पास में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। फर्स्ट वाले चार्ज को हम लेके आते हैं तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, क्योंकि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिशन में हम मूव नहीं कर रहे हैं। बट पहले वाले चार्ज को उसकी पोजीशन पे लाके रख दिए, फिर जब सेकंड चार्ज को लेके आएंगे तो हमें इसके अपोजिट क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। तो दो चार्ज एक जगह में हम उनको पास में ले आए, जो टोटल वर्क डन हुआ वही सिस्टम की क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। अब हम ये पूरा काम किसमें करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे। ओके, तो अ सिंगल चार्जेस और सिस्टम ऑफ चार्जेस पोजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि एक सिंगल चार्जेस, मतलब सिंगल चार्ज रहता है, दो चार्जेस, मिनिमम दो चार्जेस से होता है, और बहुत सारे चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे जनरेट होती है, ये चीज हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक सिंगल चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस जो पोजेस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही चीज हम क्या करेंगे, इसी क्लास में डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम वो काम करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। कुछ नहीं होगा, जो हमने प्रीवियसली हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना पहले सीख चुका है कि हम किसी भी पॉइंट पे किसी सोर्स चार्ज के कारण कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, V = 1/4 पाई इंटू जो सोर्स चार्ज है डिवाइड बाय क्या, जो डिस्टेंस है, जिस पॉइंट तक हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल काउंट करना है, जिस पॉइंट पे। तो वही चीज क्या होगी, हम उस चीजों को ऐड कर देंगे साथ में, जो हमने प्रीवियसली सिस्टम ऑफ चार्जेस में देखा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। फर्स्ट हम देखेंगे एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जब वो किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, और हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, एक सिंगल चार्ज जब एक्सटर्नल फील्ड में आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज Q, जो हमारा सिंगल चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, Q है, एट ए पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर R। एक पॉइंट पे हम उसको देख रहे हैं और पोजीशन वेक्टर R। अब हम इतना आगे आ गए हैं कि हम पोजीशन वेक्टर को सीधा इमेजिन करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है। नॉर्मल यदि मैं एक ऐसा एक्सिस लूंगा, एक्स वाई एक्सिस, तो किसी भी एक पॉइंट पे मैं Q को लेके आ रहा हूं तो इसका क्या होगा, ओरिजिन से ये डिस्टेंस होगा, जो ओरिजिन से उसकी लोकेशन बताएगा, ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। तो हमें किसी भी चार्ज Q को एक पोजीशन वेक्टर R में लेके आ रहे हैं, यहां पे R बोल्ड में लिखा गया है। आप इसको जब लिखेंगे तो वेक्टर साइन ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉपी में एकदम अच्छे से बोल्ड मेंशन नहीं कर सकते, तो आप वेक्टर साइन लगा सकते हैं। मैंने यहां बोल्ड करके मेंशन किया, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इन एन एक्सटर्नल फील्ड इज गिवन बाय, एक्सटर्नल फील्ड में कैसे हम देंगे, तो U क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। Q जो हमारा चार्ज है, और इनटू क्या होगा, V। ये V क्या होगा, जो एक्सटर्नल फील्ड होगी उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। R मतलब यहां ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या दे रहा है, उसकी पोजीशन दे रहा है। ठीक है, क्योंकि जो जिस फील्ड में हम उसको रखेंगे, वो फील्ड में जो फील्ड
वो फील्ड को कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा? एक सोर्स चार्ज प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। वो सोर्स चार्ज का ये V क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, जिसको हम कैसे निकालते हैं? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और S लिख देता हूं, ये क्या है? जो सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, और R मतलब किसी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये जो Q है इसका पोजीशन वेक्टर हो, तो वही R यहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये भी बोल्ड में है, तो ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहा है वो, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर R डिस्टेंस में सोर्स चार्ज के कारण। और ये U क्या है? हमारी उस सिस्टम की जहां पे एक एक्सटर्नल फील्ड है और एक हम चार्ज को लेके आ रहे हैं, उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये जो चार्ज है Q, इसी चार्ज को हम लेके आ रहे हैं उसके फील्ड के अंदर, तो हमारे सिस्टम की क्या हो जा रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जा रही है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? U से डिनोट करते हैं। और देखा जाए तो ये वाली टर्म क्या है? ये वाली टर्म एक प्रकार से पूरा वर्क डन ही है, क्योंकि हम जब पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो क्या होता है? V इज इक्वल टू वर्क डन बाई जिस यूनिट चार्ज को हम मूव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, जिसके अगेंस्ट हम मूव करते हैं, वही रहता है। तो यहां से मैं यदि वर्क डन देखूं तो वो क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू हो जाएगा, तो ये एक प्रकार का वर्क डन होगा यहां पे, ठीक है। और जो वर्क डन हम करते हैं, वही वर्क डन क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन के सेव हो जाता है उस सिस्टम में, ठीक है। तो एक सिंगल चार्ज का कैसा होगा? Q इंटू वी आर, वेयर वी आर इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड E। जो एक्सटर्नल फील्ड E होगी, ये भी E क्या है? बोल्ड में, मतलब ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहा है यहाँ पे। तो VR क्या होगा? जिस एक्सटर्नल फील्ड में है, और उस एक्सटर्नल फील्ड का एक सोर्स होगा जो वो फील्ड जनरेट कर रहा होगा, उस सोर्स से जितना डिस्टेंस दूर है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो जिस पोजीशन पे रहेगा वहां का जो सोर्स का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो ये क्या हो गया? एक सिंगल चार्ज के लिए हो गया, कि कैसे हम किसी सिंगल चार्ज के लिए निकालेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दो सिस्टम ऑफ चार्जेस में, मतलब दो चार्जेस को हम मूव करेंगे एक्सटर्नल फील्ड में, तब उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, किसी एक्सटर्नल फील्ड में, और सिस्टम यहां पे कितने चार्जेस ले रहे हैं? हम दो चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, कौन कौन से चार्जेस है हमारे? Q1 और Q2, द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बोलूं, वो कैसे दी जाएगी? U, मतलब यही क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी Q1 इंटू VR1। ये Q1 क्या है? जो चार्ज को हम मूव कर रहे हैं वो। VR1 मतलब क्या है? यहां पे जो सोर्स है उसका क्या है? ये पोटेंशियल एक R1 डिस्टेंस पे होगा Q1, Q2 एक अपने R2 डिस्टेंस पे होगा। तो ये दोनों जो पोटेंशियल आ रहा है, ये उस सोर्स के कारण आ रहा है जो एक्सटर्नल फील्ड जनरेट कर रहा है। और जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म कौन सी है? वो दोनों चार्जेस को मूव करने वाली टर्म है। ये चीज हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है? जब एक्सटर्नल फील्ड में वो नहीं था। कैसे? जब एक्सटर्नल फील्ड में नहीं था तो एक चार्ज को हम मूव करते थे Q1, ओके। तो यहां पे हमारा क्या होता था? कोई वर्क डन नहीं लगता था Q1 को लाने के लिए, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। अभी हम इमेजिन करते हैं एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, हमें Q1 चार्ज को एक पर्टिकुलर जगह में लेके आए जहां पे उसको रखना है, ठीक है। Q1 को मूव किसी एक्सटर्नल फील्ड में मूव नहीं कर रहे, तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो ये Q1 आ गया। अब उसके बाद जब हम Q2 को मूव करेंगे तो Q2 को हम Q1 के एक पास के एक पॉइंट तक लेके आएंगे, तो जिस पॉइंट में लेके आएंगे उस पॉइंट में क्या होगा? Q1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा। तो ये वाला जो टर्म है पूरा 1/4 पाई, ये वाला, ये किसका है? ये Q1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है जो डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। और Q2 को हम क्या करेंगे? उस जगह में लेके आ जाएंगे, जिस पॉइंट पे लेके आएंगे वहां का। तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ये R12 क्या होगा? Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस होगा, ओके। यदि ये चीज नहीं समझ में आती है एकदम इजीली कि ये वाली टर्म कैसे आ रही है, पहले दोनों टर्म को तो हम एकदम सिंपली समझ सकते हैं कि यहां पे एक एक्सिस है, ठीक है। यहां पे मान के चलते हैं ये एक्सिस में कोई दो पॉइंट ले लिया हूं मैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ये दोनों पॉइंट में क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है किसी एक सोर्स चार्ज के कारण। यहां पे ओरिजिन में मैं एक सोर्स चार्ज रखा हूं और ये दोनों पॉइंट है। इस पॉइंट पे मैं लेके आऊंगा Q1 को और इस पॉइंट में लेके आऊंगा मैं Q2 को। तो जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के कारण ये दोनों पॉइंट्स में क्या होगा? पोटेंशियल डेवलप होगा। और ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है R1, ये वाला डिस्टेंस होगा हमारा R1, और ये जो सोर्स चार्ज, ये डिस्टेंस होगा हमारा R2, ओके। तो ये जो पोटेंशियल आया, ये किसके कारण आया? एक्सटर्नल फील्ड के कारण आया।
Q1 इंटू वी, ये V यहां पे हम निकाल लेंगे R1 डिस्टेंस पे, वो वही दिखा रहा है यहां पे ब्रैकेट में R1 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में नहीं है, वो बस शो कर रहा है V के साथ कि ये पोटेंशियल एक R1 डिस्टेंस में है, बस ये शो करने के लिए। यहां पे ये बोल्ड है, मतलब ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी। ओके तो Q1 हम लेके आए, उस जगह में पोटेंशियल कितना है V R1, एक R1 उसकी लोकेशन पे। ये पोटेंशियल कौन जनरेट कर रहा है? ये पोटेंशियल सोर्स चार्ज जिसकी एक्सटर्नल फील्ड है वो जनरेट कर रहा है। सेकंड Q2 को अपनी हम पोजीशन पे लेके आए, ठीक है, इस पे भी सोर्स चार्ज के कारण क्या होगा? पोटेंशियल जनरेट होगा V, जो सोर्स चार्ज जनरेट कर रहा है, और कौन से डिस्टेंस पे कर रहा है? वो R2 पे उस पे जनरेट कर रहा है। ये एकदम बेसिक चीजें जो अभी तक हम पूरा पढ़ते हुए हैं। ओके तो ये समझ में आ गया कि सामने की दो टर्म किसके लिए है? जो सोर्स चार्ज है, मतलब जो एक्सटर्नल फील्ड है, जो एक्सटर्नल फील्ड में हम उसको रखे हुए हैं वो जनरेट कर रहा है, और उसके कारण उस प्लेस का पोटेंशियल है ये, और Q1 Q2 क्या है? चार्ज है। ओके अब ये वाली टर्म देखते हैं कि ये क्या है? दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के, जब दो पॉइंट चार्ज का मैं सिस्टम लूं तो उसकी ये पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम प्रीवियस वीडियो में ये चीज पढ़ चुके हैं, एक बार सर्च से रिवाइज करते हैं। हम यही टॉपिक पढ़े थे और मैं यही स्लाइड यूज करवाया था। Q1 Q2 क्या थे? दो चार्ज थे जो R1 R2 डिस्टेंस पे थे। पहले Q1 को मैं लेके आया, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा क्योंकि कोई यहां एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। जब मैं Q2 को लेके आया तो Q1 का यहां पे क्या आ जा रहा है? पोटेंशियल आ जा रहा है। तो वही चीज हमने देखी, ये क्या है? V किसके कारण है? ये Q1, मतलब Q1 के कारण है। और टोटल हमारा रिलेशन कितना आया था वर्क डन का? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई RAB। RAB क्या था? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की कितनी आती है? यह है हमारा फॉर्मूला, W 1/4πε0 Q1 Q2 बाई RAB। यही चीज वहां पे रखी गई है। दो सिस्टम ऑफ चार्जेस का वो अलग से यूज हुआ है यहां पे। सेम वही चीज, सारे फॉर्मूले क्या है? सेम है। तो क्या होगा? फर्स्ट वाले के कारण कोई वर्क डन नहीं होता, Q1 को लाने के लिए कोई वर्क डन नहीं लगता, और सेकंड वाले को लाने के लिए लगता है क्योंकि वो Q1 का पोटेंशियल वहां पे जनरेट हो जाता है। ये इतना Q1 वाला जो जनरेट कर रहा है सोर्स, और ये Q2 क्या हो जाएगा? उसके साथ आ जाएगा। तो यही चीज क्या है यहां पे? ये दो चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जब वो एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है तो ये तो होगी ही उसकी एनर्जी, साथ में उसमें ये दोनों टर्म जुड़ जाएगी एक्सटर्नल चार्ज, एक्सटर्नल सोर्स के कारण, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखे गए हैं। ओके मेरे हिसाब से समझना मुश्किल नहीं होगा, ये बहुत ईजी चीज है। हम ऑलरेडी ये सारी चीजें टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हुए आए हैं, अब उसको हम एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, वेयर Q1 Q2 क्या है? हमारे 2 पॉइंट चार्जेस हैं एट पोजिशन वेक्टर R1 और R2। किसी पोजीशन वेक्टर्स पे है वो R1 R2। ये R1 R2 क्या बताएगा? उसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताएगा। V R1 क्या है? ये वाली टर्म पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एट R1 ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड के कारण पोटेंशियल है R1 पे। ठीक है, तभी ये R1 यहां ब्रैकेट में लिखा गया है। V R2 क्या है? पोटेंशियल एट R2 ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। ये दोनों पोटेंशियल कौन जनरेट कर रहा है? एक्सटर्नल फील्ड जनरेट कर रही है। ओके तो समझ में आया कि एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल लेंगे हम उस दोनों पॉइंट में। अब एक एक करके भी निकाल सकते हैं। हमने देखा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है, किसी एक जगह में हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें सारे पोटेंशियल का उस पॉइंट पे वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट पे आप पोटेंशियल देखिए, कौन सी फील्ड है, उसके कारण कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब यदि मैं दो चार्जेस लेके आ रहा हूं तो वो दोनों चार्जेस को एक पोजिशन पे लाने के लिए कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हुआ, सबको ऐड कर दीजिए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ओके तो ये था हमारा दिखाने के लिए ये 3 स्लाइड्स जो हमने प्रीवियसली एकदम अच्छे से पढ़ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम डायपोल का देखते हैं। नॉर्मल चार्जेस का तो हमने देख लिया, ऐसी क्या होगा? n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए होगा। अब डायपोल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो देखेंगे यहां पे क्या है, हम डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छा आइडिया प्रीवियस वीडियो में हमारे चैप्टर 1 में ये चीज ले चुकी है। जब चैप्टर 1 में हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में एनालिसिस कर रहे थे, उसका हमने टॉर्क कैलकुलेट किया था, वर्क डन कैलकुलेट किया था, देखा था किस पोजीशन पे टॉर्क ज्यादा रहता है, किस पोजीशन पे कम रहता है, किस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहती है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है। अब हम यहां पे और थोड़ा सा डिटेल में उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी आइडिया मैंने चैप्टर 1 में इस चीज के बारे में दे चुका है, तो आप वहां जाके एकदम अच्छे से दे सकते हैं जहां पे शुरू हुआ था। बट यहां से भी आपको पूरी चीजें समझ में आएगी, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल, या मैं बोलूं इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, जब वो डायपोल किसमें, किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा होगा। हम ऑलरेडी इसके बारे में चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं यहां पे भी हम ऐसा पढ़ेंगे कि आपको पूरी चीज समझ में आए, ऐसा कुछ ना हो कि आप 1 में नहीं पढ़े हैं तो यहां ना समझ में। कंसीडर ए डायपोल, हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर कर रहे हैं विथ चार्जेस
प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, दो चार्ज का बना रहता है, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और दोनों चार्जेस की पोलैरिटी अलग अलग होती है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट रहते हैं, जो डिस्टेंस को हम 2a या कभी कभी 2l भी बोलते हैं। तो एक डायपोल लिया है जिसमें चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में हम रखें, शोन इन दी फिगर। ठीक है, मैं आपको फिगर दिखा देता हूं, ये है हमारी फिगर। ठीक है, एक डायपोल है, ये रेड वाली लाइंस क्या है हमारी, ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने एक डायपोल रखा है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डायपोल के बीच का डिस्टेंस है जो क्या है हमारा 2 है। डायपोल मूवमेंट कैसी होती है हमें ये भी पता है कैसे जाती है, उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ग्रीन वाला एरो हमारा क्या शो कर रहा है, पी, डायपोल मूवमेंट को शो कर रहा है। कैसे निकालते हैं हम इसको, क्यू इंटू बीच का डिस्टेंस 2a। ओके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा, ये जो एंगल थीटा होगा वो ये एंगल भी, दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब ये डायपोल में जो ब्लू वाली है ये क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, फील्ड के कारण दोनों चार्जेस में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिख रहा है इस तरफ है। इसका मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो जरूर यहां पे क्या होगा, एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। या मैं बोलूं यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर आ रही है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है। तो यहां पे यदि एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा तो जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज रहता है डायपोल का, इसको क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। ओके, और हम क्या ले रहे हैं, उसको नेगेटिव ले रहे हैं, और यहां पे जब क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव है, तो जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो वो उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन यहां पे ऐसा है। तो सेंटर के अबाउट डायपोल क्या होगा, ऐसे रोटेट होगा, मतलब उसमें एक फोर्स लगेगी, नेट फोर्स 0 होगी, याद रखना, एक टॉर्क एक्ट होगा इसमें, नेट फोर्स 0 होगी क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए। ठीक है, तो ये डायग्राम हमें समझ में आया, अब हम इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं। पहले तो जो चीजें हमने वहां पे पढ़ी है वो क्या हो जाएगी, एक बार रिवाइज हो जाएगी। तो हमने एक डायपोल कंसीडर किया जो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड द डायपोल एक्सपीरियंस नो फोर्स। तो जब हम उसको रखेंगे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में तो वो नो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसका मतलब क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगी टोटल उसमें, दोनों फोर्सेस तो लगेगी मगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि डायपोल के दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। तो नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स 0 क्यों हो रही है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, यदि वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखे रहता तो नेट फोर्स 0 नहीं होती, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड में इसलिए नेट फोर्स उसमें 0 है, बट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, बट डायपोल क्या करेगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं, विच इज गिवन बाय, जो कैसे दिया जाएगा, टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, यहां पे जो टॉर्क हम निकालेंगे ये कपल की कंडीशन वाला टॉर्क होगा। यहां पे दो फोर्सेस लग रही हैं सेम मैग्नीट्यूड की, मतलब सेम मैग्नीट्यूड की बट डिफरेंट डायरेक्शंस की, तो यहां पे एक कपल फॉर्म होगा। तो जब ऐसे केस में एक कपल फॉर्म होता है तो इस केस में ये बेसिक मैकेनिक्स का क्या है, कंसेप्ट है। जब कपल फॉर्म होता है तो कपल के केस में क्या होता है, जो टॉर्क रहता है उसको हम कैसे निकालते हैं, कोई भी एक फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ले ले हम और बीच का पूरा डिस्टेंस लेते हैं हम, जो पूरा डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर पे डिपेंड नहीं करता, ये एक अलग कंडीशन रहती है टॉर्क निकालने की। जब हम नॉर्मली टॉर्क निकालते हैं फोर्स इंटू रेडियल डिस्टेंस, और वो चीज भी आप यहां पे लगाएंगे ना तो एट लास्ट फॉर्मूला वही आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो चीज भी करके देख चुकी है। तो जब कपल की कंडीशन में टॉर्क लगाते हैं, तो कपल की कंडीशन में जब हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्सेस, कोई भी फोर्सेस का मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल फोर्सेस। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो लूंगा पैरेलल फोर्सेस के बीच का मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फोर्सेस। डायग्राम में देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, जिसको मैंने यहां पे डॉटेड लाइन से शो किया है। ये देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के बीच का। अब ये डिस्टेंस को हम निकालना चाहें तो कैसे होगा, ये जो इनका हाइपोटेनियस है इसकी लेंथ क्या है, 2 है। ठीक है, यदि मैं इसका कंपोनेंट ही देखूं तो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, जिसके साथ वो एंगल बना रहा है, 2a cos थीटा। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट में देखूं ऐसा वाला तो वो क्या हो जाएगा, 2a sin थीटा, और ये जो लेंथ होगी वो इसके बराबर होगी, बिल्कुल इधर शिफ्ट कर दूंगा मैं उसको, तो ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी मेरी, 2a sin थीटा होगी। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस है, 2a cos थीटा 2a sin थीटा, इसी को मैं यहां पे ऐसे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये जो लेंथ होती है मेरी ये क्या होगी, 2a sin थीटा होगी। ओके,
तो आइदर फोर्सेस, हमने फोर्सेस रखी यहां पे, ये क्या है हमारा Q इंटू ई क्या है, फोर्स है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, F इजिकल टू E इजिकल टू F बाई Q रहता है। ठीक है, तो यहां पे यदि मैं F निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, E से Q को इंटू कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल जाएगा, फोर्स। तो ये रही मेरी फोर्स की वैल्यू। फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस जो क्या होगा 2a sin थीटा, क्योंकि ये वाला जो लेंथ है वो 2a है और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल का ये एंगल थीटा है, तो ये वाली लेंथ होगी मेरी 2a cos थीटा और ये वाली लेंथ होगी मेरी 2a sin थीटा, क्योंकि ये कैसा होगा, ऐसे ही रिजॉल्व होगा सेम। और जब मैं इसको देखूंगा तो ये क्या होगा, दोनों बराबर होगा। इसको मैं ऐसे ऐसे रिजॉल्व करूं तो वही लेंथ आएगी मेरी। ओके, तो ये चीज हमें समझ में आई कि टॉर्क हम कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2a को अंदर ले लेंगे। ठीक है, ऐसी अरेंज कर रहे हैं उसको, हम 2a को अंदर ले लिए, e को बाहर रख दिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि q इंटू 2a हमारा क्या बन जाएगा, डायपोल मूवमेंट बन जाएगा। यही होता है डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला। आइदर मतलब किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड रखो और वो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस रख दो। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है हमारा। डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है हमारा। तो ये टोटल क्या बन जाएगा, Q इंटू 2a क्या बन जाएगा, हमारा डायपोल मूवमेंट बन जाएगा। तो यहां पे आ गया हमारा P आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू P sin थीटा। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, PE sin थीटा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वेक्टर फॉर्म में, क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकता हूं। जब cos थीटा होता, दो वेक्टर्स का वो दो, मतलब यहां पे दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और cos थीटा होता तो मैं उसका डॉट प्रोडक्ट लिखता। यहां पे sin थीटा है तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकता हूं। यहां पे टाउ है टॉर्क, ये P है, देखिए ऊपर वाले P से थोड़ा सा बोल्ड है, तो जब भी मैं बोल्ड से मेंशन करता हूं इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी, और E भी ऊपर वाले E से बोल्ड लिख रहा होगा, मतलब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो दोनों के ऊपर वेक्टर साइन लगाएंगे, ऐसे लिखने में एकदम अच्छा रहता है। जब हम जनरली एकदम लिखते हैं तो हम सही चीज लिखेंगे, मगर जहां हमें वेक्टर साइन लगाना है हम वो नहीं लगाते हैं। यदि हम ऐसा मेंशन करने लग जाएं तो वो क्या हो जाएगा, और एक्यूरेट हो जाएगा और चीजें हमारे लिए भी बहुत क्लियर होगी। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन नीचे वेक्टर फॉर्म में है, ऊपर वाली इक्वेशन क्या है हमारी जनरल फॉर्म में, इसी को हम यूज करेंगे, P sin थीटा। ये क्या हुआ हमारा, टॉर्क निकालने का फॉर्मूला हुआ P sin थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस टॉर्क, ये जो टॉर्क होगा जो अभी एक्ट कर रहा है वो क्या करेगा, इसको हल्का सा रोटेट करने की कोशिश करेगा। दिस टॉर्क विल टेंड्स टू रोटेट द डायपोल, ये टॉर्क क्या करेगा, डायपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा उसके सेंटर से। सपोज एन एक्सटर्नल टॉर्क टाउ एक्सटर्नल इज अप्लाइड टू द डायपोल। अब हम मानते हैं कि हम एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं डायपोल में, मतलब हम खुद से डायपोल को रोटेट कर रहे हैं, सो दैट हम खुद रोटेट कर रहे हैं एक्सटर्नल टॉर्क। एक तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने के कारण तो वो रोटेट करेगा ही करेगा। ठीक है, हम खुद से एक यहां पे क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क पकड़ के इसको हम रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जाता है, वो ऐसा हो जाता है एकदम, अपने बीच का एंगल खत्म कर देगा, ऐसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है वो। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हल्का सा रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, कौन से रोटेट, कैसे रोटेट कर रहे हैं, फ्रॉम एंगल θ1 से θ2 विथ रिस्पेक्ट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, उसको एक्सटर्नल टॉर्क दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं उसको, कहां से लेके, θ1 से लेके θ2 तक। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने क्या किया, उसको हल्का सा ऐसे रोटेट किया डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में, क्यों, ताकि हमें पता चल पाए कि हम कितना वर्क डन कर रहे हैं उसमें। हम रोटेट कर रहे हैं एक्सटर्नल टॉर्क लगा के, इसका मतलब हम वर्क डन कर रहे हैं उसके ऊपर, वही वर्क डन अब हम कैलकुलेट करेंगे। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क इज गिवन बाय, जो एक्सटर्नल टॉर्क हम लगा रहे हैं उससे कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, DW क्यों, क्योंकि हम थोड़ा सा उसको रोटेट कर रहे हैं, मतलब हम छोटा सा वर्क कर रहे हैं उसमें, स्मॉल वर्क, DW, इसलिए इक्वल टू टाउ डी थीटा। टाउ और जितने एंगल से हम उसको मूव कर रहे हैं, डी थीटा मतलब जितना थोड़ा सा हम थोड़े से एंगल में उसको मूव कर रहे हैं, तो ये हमारा वर्क हो जाएगा। जनरली वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे फोर्स क्या है, हमारी टॉर्क हो गया है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है हमारा, हम किसी चीज को घुमा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट घुमाने में आएगा, इसलिए डी थीटा। थीटा की वैल्यू डाल दूंगा यहां पे मैं, पीई साइन थीटा, और डी थीटा नॉर्मली रहेगा। अब क्या करेंगे, हम छोटा सा वर्क किए, पूरा वर्क देखना चाहते हैं हमें कितना लगेगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां पे यदि मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, W आ जाएगा,
क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है, dw का सिर्फ w इंटीग्रेशन होके आ जाएगा यहां पे। ओके, इधर वाली टर्म को मैं इंटीग्रेट करूंगा। कहां से कहां रोटेट कर रहा था मैं? θ1 से θ2 रोटेट कर रहा था, तो θ1 से θ2। ओके, p sin थीटा d थीटा। ठीक है, अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो पी तो कांस्टेंट है, डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स कैसे आ जाएगी? ब्रैकेट में आ जाएगी। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, θ1 θ2। ठीक है, अब w इजिकल टू क्या हो जाएगा? p ऑलरेडी बाहर है, लिमिट्स पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट तो माइनस साइन पहले ही है, माइनस θ2 अपर लिमिट पुट किया, माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन ऑलरेडी है और माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, और लोअर लिमिट क्या है हमारी? cos θ1, तो ये आ जाएगा हमारा cos θ1। अब ये माइनस साइन को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको w इजिकल टू p। ठीक है, अब ये माइनस साइन को उस तरफ, ये पॉजिटिव टर्म है तो इसको सामने रख लेंगे, तो cos θ1 सामने आ गया, माइनस cos θ2, तो ये क्या बन गया? हमारा एक्सप्रेशन बन गया। हम ये दोनों एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। ठीक है, आपको अभी समझ में आएगा क्यों? क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला भी और ऊपर वाला भी, कुछ नहीं है, एक ऐसे रखा हुआ है और एक ऐसे रखा है, दोनों का मीनिंग क्या है? लगभग सेम ही है, दोनों सेम ही एक्सप्रेशन है, माइनस रखें या प्लस रखें। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया? वर्क डन का एक्सप्रेशन निकल गया। ये वाला भी और ऊपर वाला एक्सप्रेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों एक्सप्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्क डन का एक्सप्रेशन मैं आपको फिर दिखाऊंगा जैसी जरूरत पड़ेगी तो। आगे बढ़ते हैं। द वर्क डन W इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो वर्क हम करते हैं, ऑलरेडी हम प्रीवियसली ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम जो वर्क करते हैं चार्जेस को एक साथ करने के लिए, या यहां पे जो वर्क कर रहे हैं हम डायपोल को रोटेट करने के लिए, वही वर्क डन क्या हो जाता है? उस सिस्टम में सेव हो जाता है, उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनके। तो जो वर्क डन हम किए वो भी यहां सेव हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड भी है पोटेंशियल एनर्जी बनके, क्योंकि डायपोल तो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में आ ही जाएगा यदि मैं उसको छोड़ दूंगा। मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया हूं तो उस फोर्स के कारण वो क्या हो रहा है? रुका हुआ है, और वर्क डन में किया हूं तो वो स्टोर हो जाएगा। जैसे ही मेरा वर्क हटा तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, तो जो वर्क डन हमने किया वो क्या बन जाएगा? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनके स्टोर हो जाएगा। देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड E, ये E क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है यहां पे, तभी ये कैसा लिखा हुआ है? बोल्ड में। E इज गिवन बाय, कैसे देंगे हम? U किसी एक पर्टिकुलर थीटा पे, हम उसको एक पर्टिकुलर थीटा पे रोटेट किए, और U क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं, इक्वल टू P cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये क्या आ जाएगी हमारी? एक डायपोल की, जिसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रखे हैं, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो कैसे? एक पर्टिकुलर थीटा पे भी हम उसको कितना थीटा रोटेट किए उस पे। क्योंकि डायपोल कैसा होगा, यदि हम उसको छोड़ देंगे तो वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब सीधा ऐसे वाले एंगल में आ जाएगा, जहां पे थीटा क्या हो जाएगा? उसका 0 डिग्री हो जाएगा, ऐसे एंगल पे ले आएगा। ठीक है, तो हम उसमें थोड़ा सा वर्क डन किए तो वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनके उसमें स्टोर हो जाएगा, और ये है उसका एक्सप्रेशन P cos θ1 माइनस θ2, जो हम अभी वर्क डन के लिए निकाले थे। ओके, तो एक्सप्रेशन मिल गया हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। अब हम केसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे वो रोटेट कर रहा है तो हमें एंगल्स के बारे में भी एक बार आइडिया होना चाहिए। देखते हैं पर्टिकुलर केसेस। फर्स्ट केस, केस 1। क्या है केस 1 हमारा? व्हेन डायपोल इज इनिशियली अलाइंड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डायपोल क्या है? इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड से अलाइंड है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड से अलाइंड है मतलब ये हमारी एक्सटर्नल फील्ड है। अब ये एकदम ऐसे सीधा है, अलाइंड है मतलब एकदम cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है। ये जो cos थीटा है इसकी वैल्यू 0 है, मतलब डायपोल अभी कैसा हो गया है? ऐसा हो गया, एकदम अलाइंड है, अभी एकदम सीधा रखा हुआ है। ठीक है, when डायपोल इज इनिशियली अलाइंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, i.e. θ1 जो होगा वो क्या होगा हमारा? 0 डिग्री होगा, एंड वी हैव टू सेट इट एट एन एंगल थीटा विद E। जब वो ऐसा अलाइंड है, हमें उसे किसी एंगल थीटा पे सेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में।
आई थीटा 2 हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा 1 हमारा 0 हो गया है क्योंकि वो अलाइंड हो गया है। थीटा 2 हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो उस केस में वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या है हमारा, W इजिकल टू पी माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। ओके, अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लास्ट वाला नया एक्सप्रेशन यूज करके सेकंड लास्ट एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। ये देखिए, जो वर्क डन का हमारा एक्सप्रेशन आया था, हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज नहीं, दोनों सेम ही चीज है, मगर हम ऊपर वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, माइनस साइन है। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि क्या होगा, जब हम नॉर्मल, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम नॉर्मल निकालते थे, तो वो क्या होता था, दोनों चार्ज का, उसमें जो हमने जब एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम किसी की कैलकुलेट करें, चार्जेस का जरूर साइन देखेंगे, चार्ज प्रॉपर जो साइन है चार्ज के वही पुट करें। यहां पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी ना, वो नेगेटिव में आएगी। क्यों? क्योंकि जितना पास हम लेके आएंगे, उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जितना दूर हम रखेंगे, उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। कैसे समझ सकते हैं इस चीज को, ग्रेविटेशन का एग्जांपल लेके, ग्रेविटी हमको अट्रैक्ट करती है, और हम ऑब्वियसली बात है, ग्रेविटेशनल के साथ हमें क्या है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम मान सकते हैं, किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव। तो जितना हम ऊंचा रहेंगे, मतलब जितनी हाइट पे रहेंगे, उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। अर्थ के सरफेस पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी एकदम मिनिमम या जीरो। तो इसलिए ना, ओवरऑल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालूं ना, तो वो नेगेटिव में आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, ताकि हमारे आंसर के साथ वो क्या करें, हल्का सा जस्टिफाई करें। नीचे वाला भी यूज करेंगे तो ठीक है, मगर आ जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम ये वाला एक्सप्रेशन अभी यूज कर रहे हैं। मैं बोला था इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम चीज है, मगर अभी ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम। ओके, ठीक है, तो हम सेकंड लास्ट एक्सप्रेशन यहां पे ले लिए, वर्क डन इज इक्वल टू पी माइनस कॉस थीटा 2 थीटा 1। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो माइनस साइन है, इसको मैं क्या करूंगा, बाहर निकाल लूंगा, कॉमन ले लूंगा यहां पे। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस साइन बाहर आ गया, और यहां पे प्लस साइन था, तो मेरे को एक यहां का क्या हो जाएगा, प्लस साइन माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं माइनस अंदर दूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए यहां पे हम क्या किए, माइनस साइन लेके, ये बेसिक है। फिर W इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी। अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा 2 क्या था हमारा, थीटा, उसको पुट कर दिए। थीटा 1 क्या था हमारा, 0 डिग्री, क्योंकि हम उसको अलाइन करके रखें, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 1 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो हमारा W क्या आ जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा माइनस 1। ये क्या आ जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन है हमारा, वो स्टोर्ड हो जाएगा इन द डायपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन ही हमारा स्टोर्ड होता है जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनाता है, तो यही वर्क डन हमारा डायपोल में स्टोर्ड हो जाएगा और सिस्टम की वो पोटेंशियल एनर्जी बताएगा, नेगेटिव बताएगा। तो जस्टिफाई भी कर रहा है कि दो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस की हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वो नेगेटिव ही आती है, क्योंकि इसमें एक चार्ज का साइन नेगेटिव है। न्यूमेरिकली में सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक केस। दूसरा केस देखते हैं। सेकेंड केस, व्हेन डायपोल इज इनिशियली एट राइट एंगल टू ई। अब डायपोल क्या है, राइट एंगल पे है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, आई ई मतलब थीटा, मतलब दैट इज थीटा 1 हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, इसको डायग्राम में हम देखते हैं। डायपोल कैसा है हमारा, अब इनिशियली कंडीशन में कैसा है वो, 90 डिग्री पे। हम टॉर्क की भी कंडीशन पूरा देख चुके हैं कि कहां पे मैक्सिमम होगा। अभी डायपोल कैसा है, अब ये 90 डिग्री पे हो गया है, और यहां पे ये है अभी डायपोल की कंडीशन, एकदम स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मतलब थीटा क्या हो गया है हमारा, 90 डिग्री हो गया है। ओके, इनिशियली डायपोल कैसा है, 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उसका एंगल i.e. theta equal to 90 degree, and we have to set it at an angle theta with e, i.e. theta 2 equal to क्या होगा, थीटा। अब हमें उसे इनिशियली वो 90 डिग्री पे, अब उसे हमें कोई भी एक थीटा एंगल पे क्या करना है, सेट करना है। फिर वही रिलेशन यूज करेंगे सेकंड लास्ट वाला, W इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। P वैल्यू डाल देंगे, थीटा 2 की वैल्यू क्या है हमारी, थीटा, थीटा 1 की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 0, और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा। जो ये बचा हुआ है ये टर्म, ये आ जाएगी हमारी माइनस
पी कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की क्या हो जाएगी, जो वर्क डन करता हूं वही स्टोर हो जा रहा है, U इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक प्रकार से स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट्स क्या होती है, मेजर्ड इन जूल्स। हमने न्यूमेरिकल्स भी बना लिया है प्रीवियसली, जूल्स में ही आ रही थी पूरी एनर्जी, या कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी पूछता है। ठीक है, तो इस केस में जब 90 डिग्री इनिशियल कंडीशन है और उसके बाद हम उसको किसी एंगल पे सेट कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, माइनस पी कॉस थीटा। प्रीवियस वाले केस में क्या था, हम उसको 0 डिग्री से उसको सेट कर रहे थे, तो जो वर्क डन किए वही सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बन गया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं कि क्या चीजें हमारे लिए याद करना जरूरी है। ये भी क्या है, एक प्रकार के कंसेप्ट ही। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डायपोल आर गिवन बिलो। ये किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक डायपोल से। फर्स्ट पॉइंट हम अपना देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ ए डायपोल इज 0। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, डिराइव भी कर चुके हैं कि डायपोल के बाइसेक्टर में, बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन होती है जो किसी को भी उसके मिड पॉइंट से कट करते हुए जाएगी। तो डायपोल के मिड पॉइंट से कोई लाइन कट करके जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। और हम ये चीज देख चुके हैं, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी बना चुके हैं और डिराइव भी कर चुके हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पूरा 0 होता है। और इक्वेटोरियल लाइन में उसके सेंटर से यदि मैं एक लाइन बना दूं एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे, तो उस पूरी लाइन के सारे पॉइंट्स पे मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले डायपोल के बाइसेक्टर में। बाइसेक्टर मतलब उसका इक्वेटोरियल लाइन, ये अपना डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, उसका सेंटर, तो ये लाइन बाइसेक्टर या उसका हम बोले इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन में क्या होता है, हमारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ये चीज हम बहुत बार देख चुके हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, अ डायपोल एक्सपीरियंस इन नेट फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैंने आपको बताया कि इस केस में क्या था, हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में था, इसलिए कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था डायपोल। बट यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा तो डायपोल नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जो फोर्स उसके दोनों एंड में लग रही थी उसकी वैल्यू एग्जैक्टली कैंसल आउट नहीं होगी, तो वो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमारे केस में तो यूनिफॉर्म में, तो नेट फोर्स क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। थर्ड पॉइंट, अ डायपोल experiences maximum torque at the position where potential energy is 0। तो डायपोल क्या होता है, ऐसी पोजीशन पे मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, 0 हो जाए। कौन सी पोजीशन होगी वो, 90 डिग्री वाली। क्यों, क्योंकि टाउ हमारा क्या होता है, टाउ हमारा होता है पीई साइन थीटा। यही होता है हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक डायपोल का। साइन थीटा की वैल्यू सबसे, मतलब ये इस पूरे टर्म की वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगी, जब साइन क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि तभी उसकी वैल्यू 1 होती है, बल्कि उसके अलावा पीछे जाए आगे जाए वैल्यू कम होने लग जाती है। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू ही क्या होती है, 1 होती है, और वही मैक्स वैल्यू देगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जब 90 डिग्री की कंडीशन पे आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब फील्ड से 90 डिग्री होगा, तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा उस कंडीशन पे। हम देख सकते हैं आसानी से इक्वेशन से। और उसी केस में क्या होगा, जब टॉर्क उसका मैक्सिमम होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी उस केस में। ओके, ये चीजों को हम प्रीवियसली भी एक बार पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, जब हम डायपोल पढ़ रहे थे, एक्सटर्नल फील्ड में था, वहां पे तो इन केसेस के बारे में हमने और डिस्कस किया ही हुआ है। तो यहां पे तो जब पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की 0 होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उस केस में क्या होगा, वो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। मतलब कब, कौन सी पोजीशन पे, 90 डिग्री पोजीशन पे। जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री रहेगा तो वो मैक्सिमम टॉर्क क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो ये हुआ हमारा रिजल्ट। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, मतलब ये क्या देता है हमें, 2a देता है, या हम बोल सकते हैं 2l, कुछ भी बोल सकते हैं। व्हेन प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो डायपोल है वो क्या कर रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ 4√3 न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। और वो कैलकुलेट दी पोटेंशियल एनर्जी of the dipole if it has a charge of plus minus nano coulombs। ठीक है,
एम सी मिली कूलम 10⁻³ म्यू सी माइक्रो कूलम मतलब 10⁻⁻6 एन सी नैनो कूलम मतलब 10⁻⁻9 कूलम्स। ठीक है, तो उसका चार्ज क्या है, दो चार्जेस होते हैं डायपोल में, हमें पता है, एक प्लस और एक माइनस। तो एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज, और हमें पता है दोनों के सेम मैग्नीट्यूड होते हैं, इसलिए प्लस माइनस वहां पे लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, हमारी गिवन वैल्यूज। मैं हर क्वेश्चन बनाता हूं तो आप देखे होंगे ऐसे गिवन वैल्यूज लिखता ही हूं, नहीं लिखूंगा तो फिर मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और डायग्राम बना के उसमें पूरी इंफॉर्मेशन पुट करूंगा जो क्वेश्चन में दी है। ऐसे करना चाहिए ताकि आपको नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। एक तो ऐसा मिलने से प्रेजेंट करने का तरीका आपका बेस्ट होता है। कभी कभी किसी आंसर्स के बारे में आपको कम पता होगा, मगर आप उसको प्रेजेंट बहुत अच्छे से कर दिए तो आपका नंबर मिलने के चांसेस उसमें ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो क्या दिया है हमें, डिस्टेंस दिया है डायपोल का, जिसको हम 2a से डिनोट करते हैं, या कभी कभी हमने 2l से भी डिनोट किया है, मैटर नहीं करता क्योंकि हमें सही चीज पता है। तो 2a 2l माने कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। हम सारी चीजें किस में रखते हैं, मीटर में रखते हैं, तो अभी से कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, मेकिंग एन एंगल थीटा 90 डिग्री। तो थीटा दिया है हमें कितना, 60 डिग्री। टॉर्क दिया है, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, टाउ 4√3 न्यूटन मीटर। और चार्ज दिया है हमें डायपोल का, क्यों, एक साथ दोनों लिख ले रहा हूं मैं, +-8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्स। ठीक है, नैनो कूलम्स को मैं सीधा कूलम्स में करके लिख दिया, 10⁻⁻9 होगा, तो 8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्स हो गया, +-8। ठीक है, दोनों चार्जेस का मैंने यहां पे लिख दिया। तो हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है डायपोल की। तो यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं P ऑफ डायपोल की, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं। तो U इक्वल टू होगा -PE cos थीटा। ये होगा हमारा फॉर्मूला डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का, -PE cos थीटा। तो हमें क्या करना है, डायपोल मूवमेंट निकालना है। डायपोल मूवमेंट हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें दिया है 2l दिया है और q दिया है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही होता है। cos थीटा की भी वैल्यू दिया है, E हमको नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये चीज हमें नहीं दिया है, मगर इसको हम निकाल सकते हैं किसकी मदद से, टॉर्क की मदद से। यदि हमें टॉर्क पता है, टॉर्क का रिलेशन हमें पता है, तो वो यूज कर लेंगे। क्या होता है, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा होता है, यही हमारा टॉर्क। ओके, तो यहां से हमें E निकालना है, P मतलब डायपोल मूवमेंट। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ डिवाइड बाय, E निकाल रहे हैं हम, टाउ डिवाइड बाय P साइन थीटा, यही होगा हमारा। ओके, अब हम यहां से लिखते हैं टाउ, और P क्या होगा हमारा, डायपोल मूवमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q इंटू 2a। ओके, और इंटू साइन थीटा, बिल्कुल यही चीज होगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये वाली लाइन को मैं रब करता हूं। ठीक है, अब यहां पे हम पहले E कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितनी आएगी वैल्यू टाउ की, दिया हुआ है 4√3 डिवाइड बाय डायपोल मूवमेंट की वैल्यू Q, तो 8, कोई भी एक चार्ज रखते हैं हम वहां पे, 8 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 2a हमारा मतलब डिस्टेंस, वो कितना दिया है, 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू कॉस कितना, 60 डिग्री। ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, ठीक है, ब्लू वाला पोर्शन को अब हम रब कर देते हैं। नोट तो आप कभी भी कर सकते हैं पॉज करके, तो ये हो जाएगा। अब यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 10⁻⁻2 9 और -2 क्या हो जाएगा, 10⁻11 हो जाएगा। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 होती है, यस सॉरी sin 60 डिग्री ना, ओके, sin 60 डिग्री रहता है टाउ के फॉर्मूले में, मैंने यहां पे वो लिख दिया। टाउ इक्वल टू क्या होता है, P sin थीटा होता है ना, उसमें cos थीटा होता है पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये क्या होगा, sin 60 डिग्री होगा। ठीक है, कोई बात नहीं।
और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको रब करके यहां पे उसकी वैल्यू लिख देता हूं, इंटू क्या हो जाएगा √3 इंटू ऊपर में आ जाएगा 2। अब देखता हूं मैं यहां से क्या क्या कैंसल आउट हो जा रहा है। तो ये √3 और √3 इसका कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, 4 और ये 4 भी कैंसल आउट हो जाएगा, 2 1 जा और 2 4 जाइड। तो नीचे क्या रहेगा 1/4 रहेगा, और 10 टू द पावर ये तो है ही 10 टू द पावर -9 और 10 टू द पावर -2 है, तो -9 -2 10 टू द पावर -11 हो जाएगा। उसको ऊपर ले जाऊंगा तो वो 10 टू द पावर 11 हो जाएगा, और 1/4 कितना होता है हमारा 0.25। बिल्कुल, तो ई हमारा कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारी 1/4 मतलब 0.25 इंटू क्या बचा है 10 टू द पावर 9, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -11। नीचे में ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 11। यूनिट क्या होती है फोर्स बाई पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन बाई कूलम, 10 टू द पावर 11 न्यूटन बाई कूलम। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई है तो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की। बिल्कुल, तो गिवन डाटा को रब कर दिया। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। ओके, डायपोल की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करी, ठीक है, फिर से रख लेते, कोई बात नहीं। माइनस Q क्या होगा 8 इंटू डायपोल की वैल्यू क्या होगी Q इंटू 2L या 2A, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -9 क्योंकि नैनो कूलम था, इंटू 2L डिस्टेंस कितना था 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, ये इंटू ई हमारा आ गया 0.25 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू कॉस कितना है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1/2। बिल्कुल, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां से देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट हो जाता है। तो -9 -2 तो 10 टू द पावर -11 नीचे भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 11 हो जाएगा। एक 10 टू द पावर 11 है तो ये कट जाएगा, मतलब तीनों। ओके, ये कट गया। बाकी क्या है ऊपर में 2 है, और इसकी वैल्यू क्या होती है cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/2 होती है। तो इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा U इक्वल टू -16 इंटू 0.25। ओके, और इसको सॉल्व करूंगा तो U आ जाएगा मेरा -4 जूल्स। ये आ गई क्या हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, -4 जूल्स, और ये क्या है हमारा आंसर। ओके, तो आ गया हमारा आंसर। कैलकुलेट दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल निकालने बोला, हमने निकाल लिया, आ गया हमारा -4 जूल्स आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अ पॉइंट चार्ज Q इज फिक्स्ड एट ओरिजिन। एक पॉइंट चार्ज है Q जो कहां पे है ओरिजिन पे फिक्स्ड है। अ डायपोल विथ ए डायपोल मूवमेंट P, बोल्ड है मतलब वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर में वेक्टर साइन लगा के लिखेंगे आप, यदि आप कभी लिखे तो। अ डायपोल विथ ए डायपोल मूवमेंट P इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन। एक एक्स और वाई एक्सिस है जिसमें ओरिजिन में हमारा पॉइंट चार्ज Q रखा गया है, और एक डायपोल रखा गया है एक्स एक्सिस में जो Q से थोड़ा दूर है, विथ P पॉइंटिंग अलोंग दी एक्स एक्सिस। मतलब डायपोल मूवमेंट क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रही है। तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग डायपोल मूवमेंट पॉइंट कर रही है, तो डायपोल मूवमेंट कैसा होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। इसका मतलब जो ओरिजिन में चार्ज रखा हुआ है उसके पास में नेगेटिव चार्ज आएगा और दूर में कौन सा आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि डायपोल मूवमेंट एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। फाइंड क्या निकालने बोला है हमें, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डायपोल। डायपोल की काइनेटिक एनर्जी निकालो व्हेन इट रीचेस ए डिस्टेंस d फ्रॉम द ओरिजिन। जब वो एक डिस्टेंस d पे चले जाएगा, ओरिजिन मतलब एक डिस्टेंस d पे रहेगा ओरिजिन से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो। सेकंड क्या बोल रहा है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज q एट दिस मूवमेंट। मतलब जब वो डी पोजीशन पे पहुंचा तो उस मूवमेंट में जो चार्ज q ओरिजिन पे रखा होगा वो कैसी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं,
क्वेश्चन की गिवन कंडीशन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायग्राम देखते हैं कैसा दिया है हमें। ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। ओके, अब डायपोल रखा गया है, यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा गया है जो क्या है Q, और डायपोल कहां पे है, थोड़ा सा इससे दूर है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, डायपोल मूवमेंट कैसा है, ऐसा है, उस तरफ है, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये एक बहुत दूर है उससे, मैंने डायग्राम में पास में बना दिया। जब वो एक डिस्टेंस d पे चले जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये चीज हमें कैलकुलेट करने बोला है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं हम, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना ही क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो लिखते हैं इंक्रीज इन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, के ऑफ द डाइपोल, इंक्रीज इन के ऑफ द डायपोल, उस जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना ही क्या होगा, डिक्रीज इन पीई, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। एनर्जी कंजर्वेशन से हम ये चीज देख सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, के निकालना है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डी पे, तो के मतलब काइनेटिक एनर्जी एट डिस्टेंस डी ऑफ डायपोल क्या होगा, के इक्वल टू, अब जब ये एकदम पास में होगा तब इसकी एनर्जी क्या होगी, मतलब इनिशियल और फाइनल एनर्जी माइनस होगी, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जितनी कम हो रही है उतनी के बढ़ रही, तो दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे इनिशियल और माइनस फाइनल करके। अब इनिशियल में क्या होगा, जब ये एकदम पास में होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगी, जीरो, जितना दूर जाएगा उतनी एनर्जी क्या होगी उसकी, थोड़ी थोड़ी मतलब ज्यादा होगी, तो इनिशियली यहां पे जीरो होगी जब वो पास में होगा, तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो, फाइनल में ये उसकी क्या होगी, कुछ एनर्जी की वैल्यू होगी, वही चीज हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो जीरो इनिशियल एनर्जी माइनस, अब क्या होगी उसकी फाइनल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी क्या होगी, माइनस पी वेक्टर, मतलब डायपोल मूवमेंट इनटू ई वेक्टर, ये उसका फाइनल। डॉट प्रोडक्ट हमने वहां पे लिखा है क्योंकि cos थीटा रहता है इसलिए, तो हमने क्या लिखा है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखा है, हटा दूंगा डॉट प्रोडक्ट तो वहां पे क्या आएगा, cos थीटा हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस है तो टोटल क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, डायपोल मूवमेंट और ई। अब यदि हम यहां पे वैल्यू लिखें तो P और साथ में मैं क्या लगाऊंगा, आई कैप, क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, इनटू का साइन, ठीक है, डॉट ही लिखते हैं, अभी वेक्टर में ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आएगा हमारा, जो चार्ज है, हाँ मतलब जो क्या है, सोर्स है हमारा, उसके Q बाई आर स्क्वायर, और आर के बदले क्या आएगा यहां पे, डी आएगा, क्योंकि वो कितने डिस्टेंस दूर पे है, डी पे है, तो डी स्क्वायर, ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन बिल्कुल। और साथ ही साथ हम क्या लगाएंगे यहां पे, आई कैप भी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में ही है। ठीक है, विजिबल है बिल्कुल। तो अब यहां से यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, और एक और टू यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल आउट होगा, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू दोनों साथ में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डी स्क्वायर और आई कैप। तो ये आ जाएगी हमारी के ई उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डी पे डायपोल मूवमेंट के साथ डी जितने डी डिस्टेंस पे वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट वाली चीज का हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज हमें क्या निकालने बोल रहा है, फोर्स निकालने बोल रहा है इस पॉइंट चार्ज क्यू पे डायपोल के कारण। तो इसका हमने क्या किया है, डेरिवेशन भी करके रखा गया है कि क्या होता है फोर्स की वैल्यू। तो निकालते हैं सेकंड चीज, सेकंड पॉइंट हमें क्या निकालने बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, ओरिजिन पे डायपोल के कारण। ओके, एट ओरिजिन ड्यू टू डायपोल के कारण। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इज इक्वल टू किसी डायपोल की, डायपोल मूवमेंट भी आती है बिल्कुल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसको क्या किया है हमने, डिराइव भी किया प्रीवियसली। क्या होता है 2p बाई, और डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, क्यूब के फॉर्म में होती है। कितने डिस्टेंस दूर है वो, d डिस्टेंस के दूर है, तो d क्यूब, क्योंकि डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्यूब फॉर्म में कम होती है, और एक्स एक्सिस में ही है तो आई कैप ये आ जाएगा। ये 2 और 4 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, 2 और नीचे सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो क्या आ जाएगा, P बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। ठीक है, और साथ में क्या रहेगा हमारा, आई कैप। तो ये क्या आ गया हमारा, ओरिजिन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो चीज जो निकालने बोल रहा है वो चीज भी आ गई हमारी आंसर। ओके, तो ये वाला भी क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, बिल्कुल। तो ये दो क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो गए। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, हम अपना थर्ड टॉपिक शुरू करेंगे इस चैप्टर का, डाइलेक्ट्रिक्स और कैपेसिटेंस के बारे में। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।